शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं सीधे कोलकाता के नेताजी भवन से आज तक आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल में सियासी शंखनाद हो चुका है। हर गुजरते दिन के साथ यहां का राजनीतिक तापमान बढ़ता हुआ चला जा रहा है। एक तरफ टीएमसी में भगदड़ जारी है तो वहीं बीजेपी दूसरी तरफ टीएमसी के नेताओं पर अपनी निगाहें जमा कर रखी हुई है। कुल मिलाकर इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। 294 सीट को लेकर अपने अपने दावे, अपने अपने वादे, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जाकर आज जब हमने जनता से सीधा सवाल पूछा तो उसका जवाब क्या मिला है, जनता यहां पर किसके पक्ष में करने वाली है शंखनाद, यह आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से सियासी हिंसा का दौर जारी है उसने न सिर्फ यहां के लोगों बल्कि चुनाव आयोग की भी परेशानी को बढ़ाने का काम किया है। ऐसे में चुनाव आयोग की क्या है तैयारी, इसको लेकर क्या है एक्शन प्लान, सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। अगर बंगाल मांगो तो छीड़ देंगे। टीएमसी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। तो रोज अगर आप गोली मारेगा बोलेगा तो मुझे आत्मरक्षा करना मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इस दिन से मुकुल राय तृणमूल छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया, उसी दिन गद्दार सब बंगाल की राजनीति में आ गए। बीजेपी दंगाबाज लुटेराबाज, बीजेपी बंगला छाड़ो। हिंसा के हुंकार, मारपीट, चीरफाड़। बीजेपी दंगाबाज लुटेराबाज, बीजेपी बंगला छाड़ो। भड़काऊ भाषण और गिरता सियासी स्तर। दूध मांगो तो खीर देंगे, अगर बंगाल मांगो तो छीड़ देंगे। टीएमसी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। चेहरे बदल जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, मुद्दे बदल जाते हैं, लेकिन नहीं मिटते तो पश्चिम बंगाल की सियासत कई सालों से चले आ रहे खून के धब्बे, जिन पर रोक लगाने की चुनौती अब चुनाव आयोग के सामने है। बीजेपी और टीएमसी दोनों चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा चुके हैं, जिसे लेकर आयोग एक्शन में नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के अधिकारियों ने सभी दलों के नेताओं और आला अधिकारियों के साथ मुलाकात की। चुनाव आयोग ने माना कि पश्चिम बंगाल चुनाव काफी तनाव भरा हो सकता है। भड़काऊ भाषण और हिंसा को लेकर आयोग सख्ती से पेश आएगा। सीएपीएफ बल की भारी तैनाती की जाएगी। संवेदनशील इलाकों में वीडियोग्राफी कराई जाएगी। वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि हमारे कर्मचारी इस पर विस्तार से काम कर रहे हैं। Almost 2 hour interaction with the political parties. I'll give you some of the highlights of that meeting. Most political parties showed concerns of law and order situation. They spoke of high voltage electioneering, which can become violent and threaten to vitiate the electoral process. They also talked about provocative slogans, a communally charged atmosphere, etc., etc. कल बीजेपी और टीएमसी के नेताओं ने आयोग के सामने एक दूसरे पर संगीन आरोप लगाए थे। बीजेपी ने टीएमसी पर रोहिंग्या मुसलमानों को वोटर लिस्ट में शामिल कराने का आरोप लगाया, तो टीएमसी ने बीजेपी पर बीएसएफ जैसी केंद्र सरकार की एजेंसियों के जरिए लोगों को डराने की बात कही। बीजेपी ने टीएमसी पर लगातार हिंसा कराने का आरोप लगाते हुए चुनाव से 15 दिन पहले सीआरपीएफ की तैनाती का आरोप लगाया, तो वहीं टीएमसी ने बीजेपी के भड़काऊ भाषण पर सवाल खड़े किए। बीजेपी ने संवेदनशील बूथ की लाइव टेलीकास्ट की मांग की, तो वहीं टीएमसी ने बीजेपी के सांप्रदायिक भाषणों पर रोक लगाने की बात कही। बीएसएफ को और सेंट्रल एजेंसी को काम में लगा के इलेक्शन के समय ये माहौल को खराब ना करे,
और दूसरी है जो ये आज जो चल रहा है, ये गोली मारो, ये करो, वो करो, ये सब प्रोवोकेशन है और एक हमारे समाज को बांटने का एक कोशिश जो बीजेपी कर रही है, उसके खिलाफ हमने उनके दृष्टि आकर्षण किया। पूरा देश में 542 सीट में लोकसभा का चुनाव हुआ, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, लेकिन बंगाल में 42 के 42 सीट में ही गड़बड़ हुआ, गोली चली और चुनाव आते ही यहाँ के लोग पूछते हैं कि हम वोट डाल पाएंगे या नहीं। क्यों इस प्रकार संशय मन में आता है? इसको निराकरण करना, लोगों को निर्भय रूप से निश्चित होकर वोट देने का वातावरण बनाना चुनाव कमीशन का जिम्मेदारी है। आरोप प्रत्यारोप के बीच पश्चिम बंगाल में हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रही है। कूच बिहार में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई और दोनों पार्टियों के कार्यालय में तोड़फोड़ की गई, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल और इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पश्चिम बंगाल चुनाव की तारीखों का अभी तक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सड़कों और मंचों से चुनावी अग्निपथ खून से लथपथ है। ऐसे में बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव कराना आयोग के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। कोलकाता से चित्रा त्रिपाठी और इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे साथ दो मेहमान भी आ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवाऊं उसके पहले एक और रिपोर्ट आपके लिए देखनी बेहद जरूरी है। कल 23 जनवरी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती, जिसको लेकर बीजेपी पराक्रम दिवस के तौर पर आगे बढ़ रही है। लेकिन अपना जो पराक्रम वो पश्चिम बंगाल में दिखा रही है, क्या उससे टीएमसी डर गई है? क्योंकि एक और मंत्री, वन मंत्री राजीव बनर्जी ने आज दे दिया है इस्तीफा, जिसके बाद कयास ये लग रहे हैं कि बहुत जल्द वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। सवाल ये खड़ा हो रहा है, सर्द मौसम में जिस तरह की पतझड़ टीएमसी में देखी जा रही है, ममता बनर्जी अपने गढ़ को बचाएंगी कैसे? यह रिपोर्ट देखिए। आंखों में आंसू और रुधा हुआ गला। मंत्री पद से इस्तीफा देकर राजीव बनर्जी जब राजभवन से बाहर निकले तो उनके इस हाल ने टीएमसी में जारी घमासान का सूरत हाल बयां कर दिया। पहले तो राजीव बनर्जी सवालों से बचते रहे, लेकिन जब बोलना शुरू किया तो उनका दर्द छलक गया। मुझे पता है बहुत कठिन इस्तीफा देने का क्या रहा आपका? बहुत कठिन निर्णय लिया, कैसे ये लिया, क्या वजह रही जो ये कठिन निर्णय लिया आपने? मैंने जो बोलना है ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। आप लोग इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, मैं उतना हिंदी अच्छा नहीं बोल पाता हूँ। मैंने बहुत दिन से मैंने देखा है, मैंने कोई चीज़ मुझे हजम नहीं हुआ है, मुझे कुछ दुख मिला है और मैंने आज ये सिद्धांत लिया है। राजीव बनर्जी ने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन इशारों में यह बता दिया कि आखिर टीएमसी में बागियों की संख्या दिनों दिन क्यों बढ़ती जा रही है। और जिस वक्त बंगाल की सड़कों पर सत्ता का रण छिड़ा हुआ है, उस वक्त ममता के रणबांकुरे एक एक कर उनसे दूर क्यों जा रहे हैं? राजीव बनर्जी को बीजेपी में शामिल होने वाले शुभेंदु अधिकारी का करीबी माना जाता है। यही वजह है कि टीएमसी सांसद सौगत रॉय मंत्री पद से इस्तीफे को बीजेपी की प्लानिंग बता रहे हैं। অনেক দিন আগে পদত্যাগ করেছিল, তারপর রাজীব গান্ধী একই কায়দায় মানে প্রথমে ইস্তফা দিচ্ছেন, প্রথমে বেশুরু হচ্ছেন, তারপরে ইস্তফা দিচ্ছেন, এটা কি পরিকল্পিত? হ্যাঁ, এটা বিজেপি প্ল্যানটা করে দিচ্ছে। टीएमसी भले ही बीजेपी पर हमला बोलकर खुद के बचाव की कोशिश करे, लेकिन हाल के दिनों में पार्टी में जिस तरह से भागम भाग मची है, वो ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ाने वाली है। हालांकि ममता बनर्जी पार्टी में जारी बगावती तेवरों से खुद को बेअसर दिखाने की कोशिश कर रही हैं और कुछ दिन पहले उन्होंने पार्टी छोड़ने वालों को बोझ तक बता दिया था। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की पहचान मुश्किलों में पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आज राजीव बनर्जी जो कि उनके वन मंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसके 17 दिन पहले लक्ष्मी रतन शुक्ला ने इस्तीफा दे दिया था और उसके पहले शुभेंदु अधिकारी ने। इस तरह से मंत्रियों और विधायकों के इस्तीफा देने का सिलसिला जारी है। बीजेपी इसी ताक में बैठी हुई है कि इस्तीफा दे टीएमसी से और बीजेपी में ये नेता शामिल हो जाएं, ताकि ममता दीदी के लिए मुश्किलें इस बार के चुनावों में खड़ी की जा सके।
मामला भले कुछ भी हो, लेकिन 30-31 जनवरी को अमित शाह फिर से बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं और कल पीएम मोदी खुद भी कोलकाता में रहेंगे। ऐसे में बीजेपी के शीर्ष नेताओं के दौरे से पहले एक और मंत्री का इस्तीफा दीदी का संकट बढ़ने का साफ संकेत है। कोलकाता से चित्रा त्रिपाठी और इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ मंत्री का इस्तीफा हुआ तो दूसरी तरफ टीएमसी ने अपनी एक विधायक को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जी हां, आपको बताते चले पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष रहे जगमोहन डालमिया की बेटी हैं वैशाली डालमिया, जिनको टीएमसी ने कर दिया है बाय बाय, क्योंकि लगातार वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ एक के बाद एक सवाल खड़े कर रही थी, जिसके बाद टीएमसी की बड़ी कार्रवाई। तो क्या वो भी बीजेपी में जाएंगी? अब इसी के साथ ये भी चर्चा शुरू हो चुकी है और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त कोलकाता में मेरे साथ बेहद दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। टीएमसी की ओर से प्रवक्ता हमारे साथ रिजू दत्ता जी जुड़ चुके हैं, रितेश तिवारी जो कि स्पोक्स पर्सन है और वाइस प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पश्चिम बंगाल के। इन दोनों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे मतलब ठंड है, आप पूरे उसी मिजाज में भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो पतझड़ आपकी पार्टी का है, ये तो मतलब चुनाव आते आते कोई नेता बचेगा ममता दीदी और उनके भतीजे के अलावा? देखिए, हमारे पार्टी में आज भी 200 के करीब एमएलए हैं। जो लोगों को 5 साल बाद इलेक्शन के 2 महीने पहले उनको लग रहा है कि उनका बात कोई सुन नहीं रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, तो वो अभी पार्टी स्ट्रिक्ट हो गई है। इसीलिए पार्टी ने वैशाली डालमिया को निकाल दिया है पार्टी से। और आपको एक चीज समझना, लोकतंत्र है कि नहीं, वो तो अपनी बात रख लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों है हमारी पार्टी में। पर वैशाली डालमिया कौन थी? गणतंत्र या गणतंत्र? नहीं, गणतंत्र है हमारे पार्टी में। गणतंत्र है? नहीं, गणतंत्र है। और आपको यह भी समझना पड़ेगा कि वैशाली डालमिया को वो जिनकी बेटी है, उनके सम्मान में दीदी ने उनको विधायक बनाया था और आज सडनली उनको लग रहा है कि उनको कुछ मिला नहीं है, वो काम नहीं कर पा रहे। तो ऐसे लोग जो इलेक्शन से पहले अपना चेहरा दिखाते हैं, सुनेंगे ही नहीं अपने नेताओं की, मतलब या तो यहाँ पर सिर्फ 2-3 गिने चुने ऐसे नेता हैं जिनकी चल रही है, बाकी नेताओं की आप लोग सुनेंगे नहीं, तो वो क्या करेंगे? देखिए, सुनते तो हम सबकी हैं, पर इन लोगों की ख्वाहिशें थोड़ा ज्यादा बढ़ गई हैं इलेक्शन से पहले, तो ये लोग अपना रंग दिखा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग जो एसिम्प्टोमेटिक नेता थे, वो अभी जो सिम्टम्स दिखा रहे, तो हम लोग उनको वैक्सीनेट करके निकाल रहे हैं। और इनके जो सिम्टम्स दिखाने वाले नेता हैं, बीजेपी बाहें फैलाकर उनका स्वागत कर रही है कि आइए यहीं पर फैलाइए जो कुछ भी फैलाना है। जीत के लिए क्या टीएमसी नेताओं के भरोसे है बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में 40% वोट आए थे, हम 18 सीट जीत के आए थे, तो इसलिए आपका ये सवाल पूर्णतः सही नहीं है। लोकतंत्र में किसी नजर तो रहती है ना, टीएमसी के नेताओं उकसाने का भी काम कर रही है बीजेपी। अगर भारतीय जनता पार्टी के उकसाने से लोग बाहर आ रहे हैं, तो फिर एक सवाल उठता है कि तृणमूल कांग्रेस अपने नेताओं को संभालने में व्यर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी उकसा रही है और वो बाहर आ जा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो रिजू को भी हमारे पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए, मैं भी उकसा देता हूँ। ऐसा नहीं होता है। जिनको लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के अंदर वो उपेक्षित है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो स्वयं उन लोगों का आरोप है। सही गलत क्या है, ये दोनों पक्ष, तृणमूल कांग्रेस और ये उनका मामला है। मैं बाहर से इस पे मेरा कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। आप लोग मजे ले रहे हैं ना, उनकी पार्टी में भगदड़ मची हुई है, आप लोग तो मजे ले रहे हैं। देखिए, एक जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं इतना कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी में कौन शामिल होगा नहीं होगा ये उसका निजी निर्णय होगा। हम किसी भी पार्टी के तोड़ फोड़ में हमारा कोई दिलचस्पी नहीं है, ये उनका। तोड़ फोड़ नहीं करते हैं तो फिर तोड़ फोड़ के आरोप क्यों लगा? मैं बता रहा हूँ, इनके 18 सांसद हैं 2019 से। कोरोना गया, कोरोना जैसा महामारी गया, अम्फान गया, एक सांसद दिखे नहीं। ठीक है, अभी इनके जो पहले सारी के जो नेता थे वो अभी बैक बेंचर्स हो गए। अभी इनको हमारे जो नेता थे, वो जो लोग, वो तो आपको भी बुला रहे हैं, कह रहे हैं मैं उकसा रहा हूं हमारी पार्टी ना, जो हमारे पार्टी के नेता थे, जो लोग अभी खुद बोल रहे कि हम लोग 2014 से बीजेपी का काम कर रहे थे अंदर में रह के, जो लोग खुद सीबीआई ईडी से प्रोब हो रहे हैं, आज वो जाके इनके पहले नेता बन रहे और इनको सैल्यूट करना पड़ा। ये तो दुख का बात है बीजेपी को लेके। ये मतलब सैल्यूट करने की नौबत क्यों आ गई? जिसके खिलाफ आप लोग आग उगलते थे, जहर उगलते थे, उन्हीं को आप फूल बरसा रहे हैं। हमारी चिंता न करे रिजू भाई, अपनी पार्टी की चिंता करे। रहा बात कि हम लोग, इतनी मासूमियत से रितेश जी आप बातें तो कर रहे हैं, लेकिन ये बात तो सही है ना कि इनकी पार्टी के नेताओं के भरोसे बीजेपी इस समय मतलब पूरी की पूरी फोर्स यहाँ पर आ चुकी है ताकि टीएमसी में तोड़फोड़ करके उनके नेताओं को शामिल करो और चुनावी जीत हासिल करो। देखिए, दूर दूर तक ऐसा कोई मानना नहीं है। वापस आपसे कह रहे हैं, 2018 के चुनाव से पहले हमारे गृह मंत्री जी, तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, हर कार्यक्रम में कहते थे कि चुनाव के परिणाम आएंगे, हम 22 सीटें जीत के आएंगे। हम 18 जीते, 2 बहुत नैरो मार्जिन से हम हार गए। लगभग हमारा जो टारगेट था हम उसके पास थे।
इस बार भी हमारा टारगेट है 200 के पार, हम 50%। वो तो पीएम को चुनने के लिए था ना, इस बार तो सीएम को चुनने का चुनाव है। चित्रा जी, कौन है सीएम आपका कैंडिडेट? कोई है मुख्यमंत्री का? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में थोड़ा जानकारी कर लीजिए रिजू भाई। हम जहां भी विपक्ष में होते हैं, पूरी पार्टी कलेक्टिव लीडरशिप के साथ लड़ती है। चुनाव परिणाम आने के बाद पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड विधायकों से बातचीत करके नेता चुनता है। एक भी प्रदेश दिखा दीजिए जहां भारतीय जनता पार्टी चुन के उनके नेताओं को शामिल करा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड। चित्रा जी जवाब पूरा कर लीजिए। एक भी प्रदेश बता दीजिए। उत्तर प्रदेश का इन्होंने जिक्र किया, मैं उत्तर प्रदेश का ही बात करता हूं। क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले 2017 में हमने योगी जी का नाम आगे किया था? नहीं किया था। पूरी पार्टी यूनाइटेड। तो सच है, ये बात तो सच है। ये तो मोदी जी के नाम पर जीत रहे हैं ना। तो हम तो वही इसी से तो आप लोग को दिक्कत है। तो एक बात बता रहे हैं, अगर मोदी जी मैजिक अगर बंगाल में चल रहा होता ना, तो एक 65 साल की औरत के सामने सिर्फ 42 लोकसभा आसन के लिए मोदी जी और अमित शाह जी को 32 बार आना नहीं पड़ता बंगाल में। ये पहला बात। और मेहनत करते हैं चुनाव जीतने के लिए, वो मेहनत करते हैं। आपको क्या दिक्कत? कितना मेहनत कर, यहाँ आके बस जाए ना, कौन मना कर रहा है? बट बात यह है कि जब आपके पास कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है, आपके अंदर में 13 सीएम तो कैंडिडेट है, एक सीएम कैंडिडेट नहीं। ममता बनर्जी ने डिक्लेयर कर दिया वो नंदीग्राम से खड़ी हो रही, उनके अगेंस्ट में शुभेंदु जी जा तो रहे हैं नंदीग्राम। कौन बोला? शुभेंदु अधिकारी जा ऑफिशियल डिक्लेयर कह रहे हैं 50,000 से हरा देंगे ममता बनर्जी। अरे शुभेंदु अधिकारी स्टेज में अभी इतने प्रेशर में है ना, इंसेंटिवाइज्ड है, अभी बहुत कुछ बोलेंगे। वो ओपनली उनका पार्टी डिक्लेयर कर दे, वो खड़े हो रहे हैं। पार्टी क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहा है ऑफिशियली कि शुभेंदु अधिकारी कैंडिडेट है ममता बनर्जी के सामने? ये तो नहीं किया बीजेपी, ये तो नहीं किया, ना ही सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर। वो तो दम तो अब शुभेंदु अधिकारी शामिल हुए हैं तो बीजेपी डिक्लेयर कर देगी, कहां से उतारेगी? तो करे ना, क्यों नहीं करे? दीदी ने तो क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं कर रही है ममता बनर्जी के खिलाफ? यही तो आरोप है। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी एक सिस्टम में चलती है। ये कोई बुआ भतीजे का पार्टी तो है नहीं कि हम खुद कोई भी नेता जाए मंच से घोषणा कर दे। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं है। दूसरी तरफ आपको कह रहे हैं हमारे पास 13 मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है। तो कल तक ये लोग आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी के पास फेस नहीं है। आज हमारे प्रतिपक्ष में आज हमारे प्रतिपक्ष के लोग इस बात को मान रहे हैं कि हमारे पास 13 उम्मीदवार है, हमारे पास 13। आपके पास बस नेता है। अरे मैंने क्या अभी इन्होंने कहा ना, अभी देखिए पश्चिम बंगाल में टोटल 80,000 बूथ है। बूथ पे तो शुभेंदु अधिकारी जाके नहीं बैठेगा, बूथ पे तो आपको कैडर चाहिए। इनके पार्टी का दिक्कत है, इनके पार्टी में सब नेता है, कोई बड़े बड़े नेता यहाँ पर बने सभी तो नेता है। अमित शाह जी क्या बूथ पे जाके बैठेंगे? नहीं बैठेंगे ना। इनके पास कैडर कहाँ है जो वोट करवाएंगे? सब नेता ही हैं। मोदी जी से लेकर शुभेंदु अधिकारी सब नेता है, काम करने वाला कोई नहीं है, उससे वोट नहीं होता। मैडम जमीन पे हमारे कार्यकर्ताओं ने लड़के पश्चिम बंगाल की इस कुशासन को खत्म करने में 138 कार्यकर्ताओं ने शहीदी दी है पार्टी के लिए। और आज ये अभी थोड़ी देर पहले अभी आपसे कह रहे थे कि अम्फान आया, कोविड आया, हमारे नेता कहाँ थे? हमारे विधायक, हमारे सांसद को रास्ते पे उतर के लोगों को मदद करने के लिए पुलिस ने रोका। 1,000 करोड़ रुपए भी तो दिए गए थे ना यहाँ पर। सुनिए, अम्फान का टोटल डैमेज हुआ 1 लाख करोड़, उसमें मोदी जी आके 1,000 करोड़ देके क्या बंगाल की जनता का वोट खरीदने आ रहे हैं? क्या करने आए हैं? 1,000 करोड़ देके हमारा 85,000 करोड़ जीएसटी बाकी है, दे दे। हम तो हाथ नहीं फैलाने गए थे उनके पास कि हमें पैसा दीजिए, वो खुद आके चुनावों के दौरान ही आपको जीएसटी की याद आ रही है। इसके पहले आपको जीएसटी दे रहे हैं, तो मोदी जी यहाँ पर खुद आके क्यों 1,000 करोड़ दे रहे हैं? हमने तो मांगा नहीं है, उनको देना है। हमारा अम्फान के दौरान अगर यहाँ पर क्षति पहुंचेगी तो देंगे ही, प्रधानमंत्री है। 1 लाख करोड़ का क्षति हुआ है, उसका रिकॉर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुंचाएगा। उसमें 1 लाख करोड़ दे देंगे, फिर आप कहेंगे 10 लाख करोड़ चाहिए, फिर कहेंगे आप 10 लाख करोड़ चाहिए। जवाब दीजिए। चित्रा जी दो जवाब देता हूँ प्लीज। पहला बात, इन्होंने कहा कि हमारे सांसद विधायक कहाँ थे? हमारे सांसद विधायकों को काम नहीं करने दिया गया। सांसद विधायक लोगों के पास खड़ा होने के लिए उनको हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और दूसरी बात जो इन्होंने आरोप लगाया, बिना प्रदेश की सरकार के अम्फान के 24 घंटे के अंदर देश के प्रधानमंत्री स्वयं मुख्यमंत्री के से फोन पर बात किए। मुख्यमंत्री को लेके उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना दोनों की यात्राएं की। बिना प्रदेश के मांगे 1,000 करोड़ रुपया पहले अनुदान दिया। फिर इसके बाद हम ये कह रहे, न पैसा आपका है, न पैसा प्रदेश का है, न पैसा बाकी 85,000 करोड़ रुपए स्टेट का बाकी है। वहां पर आप मुझे 1,000 करोड़ देंगे किसी और काम के लिए? अरे भैया, हमारा पैसा हमें दे दीजिए, हम खुद कर लेंगे। न पैसा केंद्र का है, न पैसा प्रदेश का है। पैसा केंद्र और प्रदेश के दोनों जगहों का पैसा आम टैक्स पेयर का पैसा है, आम लोगों का। आप अपने टाइम पे बोलिएगा प्लीज, हैव पेशेंस प्लीज। तो जो तरीका है
और उसके बाद अम्फान को लेके मामला सीएजी के जांच का हाई कोर्ट ने आदेश दिया। हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ 1 महीने के बाद वापस पश्चिम बंगाल की सरकार सीएजी उसकी इंक्वायरी न कर सके, उसको रोकने का प्रयास कर रही है। आधिकारिक रूप से आप लोगों के ऊपर भी तो आरोप लग रहे हैं कि राज्य सरकार को काम नहीं करने दे रही है बीजेपी। राज्य सरकार काम करना चाहती है, आप लोग हर जगह आड़े लगा देते हैं। 2 करोड़ रुपया तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने आधिकारिक रूप से लौटाया है प्रदेश की कोषागार में। जिस तरीके से गरीब लोगों के साथ भ्रष्टाचार किए अम्फान में, इसीलिए उसके जांच से ये लोग भाग रहे हैं। आखिर इतना डर किस बात का है? कर लेने दीजिए सीएजी का जांच, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जल्दी जवाब दे रहे हैं। वो कितना भी पैसा भेजे, वो कह रहे हैं जब भ्रष्टाचार ही करना है तो आम जनता को पैसा मिलेगा। एक चीज सिर्फ आपके चैनल के दर्शकों को मैं पूछना चाहता हूं कि अब जब विधानसभा वोट होगी तो बंगाल की जनता किस पे वोट देगी? कम्युनल पॉलिटिक्स में, मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, या स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और लोगों के सेवा के लिए और डेवलपमेंट के लिए? आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोल की गाड़ी में आप भी चढ़ते हैं, हम भी चढ़ते हैं और रितेश जी भी चढ़ते हैं। पेट्रोल 91 रुपीज है, गैस का दाम 150 रुपए बढ़ गया। आम जनता उनको वोट देंगी क्योंकि वो धर्म का सहारा लेके चले। आम जनता वोट देगी उनको जो काम किया है, और ममता बनर्जी ने जो काम किया वो लोग सहारा तो आप भी ले रहे हैं। पुजारियों के लिए अलग व्यवस्था की जा रही है, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क तो है। जब हम पॉलिटिकल एजेंडा पर बात कर रहे हैं, हम तृणमूल कांग्रेस की बैड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो ये लोग धर्म की बात करते हैं और सांप्रदायिकता की आरोप हमारे ऊपर लगा। अरे हम तो कह रहे हैं कोविड के मिसमैनेजमेंट की बात, हम कह रहे हैं अम्फान में भ्रष्टाचार की बात। इनके मंत्री सरकारी मीटिंग में सरकारी मीटिंग के अंदर इस प्रदेश के खाद्य मंत्री ने स्वीकारा कि केंद्र के द्वारा आया हुआ चावल इनके लोगों ने लूट लिया। कुल मिलाकर देखिए, इन दोनों ही नेताओं की बातों से आपको एक बात तो साफ हो गया होगा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति किस तरीके से आगे बढ़ रही है। एक दूसरे पर आक्रामक है ये तमाम नेता, लेकिन इसके जरिए जनता किसको बिठाएगी सिर माथे पर, इसके लिए करना होगा 3 महीने का इंतजार। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घर के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, लेकिन नेताजी के नाम पर सियासी रोटियां कैसे सेकने की कोशिश कर रही हैं पार्टियां, दिखाएंगे हमारी खास पेशकश सीधे कोलकाता से। आप देखते रहिए आज तक, फौरन लौटते हैं, कहीं जाइएगा मत। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। शाम के 7:30 बज चुके हैं और अब बात किसके? नेताजी की। जी हां, कल 125वीं जन्म जयंती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। उनके घर के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। कल विक्टोरिया मेमोरियल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। पराक्रम दिवस के तौर पर बीजेपी इस समारोह को मनाने जा रही है, जिसको न सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि देश भर में अलग अलग हिस्सों में खास कार्यक्रम आयोजित करके नेताजी के पराक्रम को याद किया जाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी के इस कवायद के बाद एक अलग तरह की सियासी रण देखी जा रही है। एक तरफ बीजेपी का पराक्रम दिवस, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी नेताजी की विरासत को संभालते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और कल एक बड़े कार्यक्रम के जरिए वो पूरे पश्चिम बंगाल में संदेश देंगी कि नेताजी की विरासत की असली हकदार वही है। कल दीदी सैकड़ों की हुजूम के साथ सड़क पर उतरेंगी और करेंगी पदयात्रा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत भारती की आन बान और शान के प्रतीक, जिनके नाम से ही हर हिंदुस्तानी की छाती गर्व से तन जाती है। अगर कोई कहे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो तुरंत सुभाष बाबू की याद आती है। यानी जन जन के दिल में किस प्रकार से जगह बनाई होगी, जिसका हम अंदाज कर सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से सिर्फ बंगाली अस्मिता ही नहीं जुड़ी है, पूरे भारत का गौरव जुड़ा है। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल में नेताजी सियासत की बिसात पर बिठाए जा चुके हैं। तेरे सुभाष मेरे सुभाष की जंग शुरू हो गई है। नेताजी की 125वीं जयंती पर केंद्र सरकार ने कल पराक्रम दिवस मनाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल खुद कोलकाता के विक्टोरिया पैलेस में आ रहे हैं।
भारत सरकार का यह आधिकारिक कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करने वाले हैं। बाकायदा वो नेताजी की चिट्ठियों से जुड़े हुए किताब को भी वो लॉन्च करेंगे। इसके अलावा डाक टिकट सिक्का भी जो कि 4 अलग अलग धातुओं से मिलकर बनाया गया है उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने रखेंगे। अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कल 23 जनवरी का, क्योंकि नेताजी की 125वीं ये जयंती है, लेकिन इस जयंती के मौके को दरअसल राजनेता अपने अपने पक्ष में मनाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी काफी ज्यादा उत्साहित। उसका ये कहना है कि पराक्रम दिवस के तौर पर नेताजी की बात इसलिए देश की जनता और यहाँ की युवाओं के बीच पहुंचनी चाहिए क्योंकि नेताजी ने इस देश में जो अलग जगाई, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, या फिर जय हिंद के नारे के साथ जिस तरह से पूरा का पूरा देश एक हो गया था, उन पलों को महसूस कर पाना भी अपने आप में गौरव से भर देता है। इसी वजह से बीजेपी काफी ज्यादा उत्साहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर इंटरनेशनल सेमिनार को संबोधित करेंगे। शाम 4:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, जहां रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी नेताजी के पत्रों पर आधारित एक किताब का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नेताजी की याद में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। साथ ही आईएनए के सेनानियों और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर अपनी बात रखेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के मार्ग पर चलते हुए हम सभी नेताजी की भावनाओं के अनुरूप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। परिवार से हम लोग जाएंगे विक्टोरिया मेमोरियल में। जो कार्यक्रम हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है। हमने चिट्ठी दिया था परिवार की पक्ष से प्रधानमंत्री जी को, जी आप आइए, कलकत्ता आइए, 23 जनवरी नेताजी को जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं, आप भी एक साथ आके हम लोग मिल के करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने ये हम लोग का जो अनुरोध था उन्होंने एक्सेप्ट किया, आ रहे। मगर देखिए, नेताजी को सम्मान देने के लिए एक म्यूजियम का जो 4 दीवार है इसमें आप सीमित नहीं रख सकते हैं। एक स्टैचू बना के उनको सम्मान नहीं दे सकता है। आपको सम्मान देना है तो नेताजी का जो इंक्लूसिव आइडियोलॉजी, सब धर्मों को एक बना के जो उन्होंने एक उदाहरण रखा है, इसको आपको मान्यता देनी पड़ेगा। बात सिर्फ कल नेताजी की जयंती मनाने तक ही सीमित नहीं है। नेताजी पर कार्यक्रम तो पूरे साल चलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में 85 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है, जो पूरे साल नेताजी की 125वीं जयंती वर्ष को लेकर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेगी, जिसकी शुरुआत कल प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन, नरेंद्र मोदी सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो कलकत्ता आ रहे हैं। पहला जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने आया था दिसंबर 1965 में। उन्होंने मेरा पिताजी अमियोनाथ बोस को चिट्ठी दिया था कि देखिए जनवरी 1966 में हम ताशकंद जा रहे हैं, तो 1 महीना पहले हम आके नेताजी का जो स्टैचू है, जो मेन स्टैचू रेड रोड में, इसको हम अनवेल करना चाहते हैं। तो पिताजी बोला जरूर आप आइए। तो लाल बहादुर शास्त्री जी आए थे। हम काफी छोटा था, बट आई वाज देयर इन दैट प्रोग्राम, आई रिमेंबर। ये तो हुई केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और बीजेपी की तैयारी। अब जरा टीएमसी और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कार्यक्रम भी जान लीजिए। नेताजी की 125वीं जयंती पर कल ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर जुलूस निकालेंगी। ममता का यह जुलूस श्याम बाजार से रेड फोर्ट तक जाएगा। 9 किलोमीटर लंबे इस जुलूस की अगुवाई खुद ममता बनर्जी करेंगी। केंद्र सरकार नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मना रही है, तो ममता सरकार ने इस दिन को देश नायक दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। विक्टोरिया मेमोरियल के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और कल यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। बीजेपी पराक्रम दिवस के तौर पर इसको मनाना चाहती है, जबकि टीएमसी का इस पर अलग ही रुख है। राज्य सरकार का कार्यक्रम जो कल दोपहर में शुरू हो जाएगा, वो देश नायक दिवस के तौर पर मनाना चाहती है। यकीनन पश्चिम बंगाल से नेताजी की जो गहरी जड़ें जुड़ी हुई हैं, उसको ये पार्टियां अपने अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रही हैं, जिसके जरिए जनता के मन में वो अपनी घर बना सकें और साथ ही यहां के वोटरों के मिजाज को अपने पक्ष में कर सकें। पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव रंग पकड़ रहा है। महापुरुषों की सियासत जोर पकड़ रही है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस सियासत की बिसात पर बिछ चुके हैं।
नेताजी किसके हैं, ये साबित करने के लिए फिलहाल बीजेपी और टीएमसी में रस्साकशी चल रही है। चित्रा त्रिपाठी के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। पश्चिम बंगाल की राजनीति में शायद ही कभी ऐसा मौका आया हो जब नेताजी के नाम पर दो दिग्गज बड़ी बड़ी पार्टियां आपस में टकरा रही हो। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो पराक्रम दिवस के तौर पर बड़े कार्यक्रम के जरिए न सिर्फ संदेश देने की कोशिश कर रही है बल्कि नेताजी के नाम पर यहां के वोटरों को लुभाने में भी लगातार लगी हुई है। और जब खुद समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी हो तो जरा सोचिए ये कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि टीएमसी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। पराक्रम शब्द को लेकर वो बीजेपी पर तीखे सवालों की बौछार कर रही है और साथ ही ये कह रही है कि देश के नायक को लेकर बीजेपी आगे नहीं बढ़ सकती। कुल मिलाकर 23 जनवरी की ये जो तारीख है 2021 की, कल बीजेपी और टीएमसी के बीच माना यही जा रहा है कि टक्कर जोरदार रहने वाली है। पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान के बीच में आ गए हैं नेताजी। 23 जनवरी को नेताजी के नाम पर बीजेपी और टीएमसी अपनी अपनी जोर आजमाइश करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पराक्रम दिवस के कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं तो ममता बनर्जी नेताजी के नाम पर कोलकाता में सड़क नापने का इरादा बना चुकी हैं। उत्तरी कोलकाता के श्याम बाजार में स्थित नेताजी का ये विशाल स्टैचू कोलकाता का एक लैंडमार्क माना जाता है और यही जगह से कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नेताजी की 125वां जन्म जयंती का अनुष्ठान का सूचना करेंगी और यहां से एक पदयात्रा निकाली जाएगी जो दक्षिण कोलकाता में रेड रोड में नेताजी का और एक स्टैचू है, वहां तक ये पदयात्रा निकाला जाएगा। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने यह ऐलान किया है कि नेताजी का 125वां जन्म जयंती पश्चिम बंगाल में देश नायक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कोलकाता की सड़कों पर ममता बनर्जी की सुभाष चंद्र बोस के साथ बैनर और होर्डिंग टंग गए हैं। हम इस वक्त कोलकाता शहर की चौरंगी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में खड़े हैं और ये वो जगह है जहां से शनिवार को 23 जनवरी को ममता बनर्जी की परेड गुजरेगी। एक 6 किलोमीटर का परेड होगा जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ट्रिब्यूट देगा उनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी पर। यह परेड शुरू होगा श्याम बाजार के नेताजी स्टैचू से और 6 किलोमीटर पार करते हुए पहुंचेगा रेड रोड के नेताजी स्टैचू तक। आप देख सकते हैं मेरे पीछे। करीब महीने भर पहले 19 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में शक्ति प्रदर्शन किया था तो उसके जवाब में 29 दिसंबर को ममता बनर्जी ने बीरभूम में पदयात्रा निकालकर उसका जवाब दिया था। अब ममता बनर्जी कल नेताजी की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का जवाब देने की तैयारियों में जुटी हैं। आपको बता दें कालीघाट का ये पूरा का पूरा इलाका है और यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होती है। बिल्कुल पास में ही ममता बनर्जी का गढ़ है, उनका घर है, कालीघाट में ही वो रहती हैं और बिल्कुल साधारण तरीके से न सिर्फ वो उस साधारण परिवार से आती हैं बल्कि उन्होंने पूरा जीवन भी उसी तरह से निभाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब की बार जिस तरह की बड़ी और कड़ी चुनौती बीजेपी दे रही है, अब महापुरुषों के नाम पर भी जिसको लेकर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी में अलग तरह की बेचैनी देखने को मिल रही है, इस पर क्या होगा आगे रहेगी आज तक की नजर। नेताजी की जयंती पर उन्हें अपना बनाने के लिए बीजेपी और टीएमसी में खींचतान चल रही है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से नेताजी की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की है। टीएमसी को केंद्र का पराक्रम दिवस वाले कार्यक्रम का नाम भी रास नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र को सलाह दी है कि पराक्रम की जगह देश प्रेम या देश नायक दिवस मनाना ही ठीक होगा। देशनायक दिवस इज ए देशप्रेम दिवस और देशनायक दिवस इज ए गुड वर्ड। बीजेपी और टीएमसी दोनों ही नेताजी के नाम को भुनाने में जुटी हैं, लेकिन ममता बनर्जी कहती हैं कि बीजेपी को नेताजी सिर्फ चुनावों के वक्त ही याद आते हैं। पहले तो नेताजी का नाम मालूम ही नहीं था उनका, वो लोगों का। पहले तो बोला था सब फाइल देंगे, उसका बाद तो आधा दिया आधा नहीं दिया। चुनाव आते हैं तो बंगाल को नाम याद आता है, चुनाव चला जाता है तो बंगाल को भूल जाता है। मैंने बांग्ला बोलते पड़े ना, बोले बंगाल। दरअसल इस विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती है। बीजेपी न सिर्फ उनकी पार्टी में सेंधमारी करने में जुटी है बल्कि पश्चिम बंगाल के विभूतियों पर उसकी नजर है। अभी जोड़ तोड़ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर चल रही है। मुकाबला बहुत ही बराबर का है। बराबर का है किसमें? टीएमसी बीजेपी में? दोनों। और ये कांग्रेस और लेफ्ट कहाँ है? कोई नहीं है। ये लोग नहीं, केवल यही दोनों पार्टियां। बदलाव होना चाहिए और ये टीएमसी
के सरकार से अब ये बीजेपी की सरकार मिलनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी पूरे देश में अच्छे से। नेताजी जो है हम लोग का फ्रीडम फाइटर है, हम लोग का दिल में वो जगह है नेताजी के लिए। हम नेताजी के लिए हम भी वो जैसे देश के लिए कुछ करा है हम भी करना चाहते हैं, लेकिन वो सब लेके जो आदमी लोग उसको एक तो सिंपैथी में लेके चला है, ये अच्छा नहीं है। बंगाल विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का बहुत पुराना सपना है, जिसकी तरफ बीजेपी सधे कदमों से आगे बढ़ रही है, तो टीएमसी भी सावधान है। नेताजी के नाम पर वो बीजेपी को सियासी रोटी सेकने का मौका नहीं देना चाहती। नंदीग्रामे दाঁড়াতে হবে আর এখন থেকে প্রাক্তন এমএলএ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর লেটার হেড পেড ছাপিয়ে রাখতে হবে। লড়তে আমি জানি, সঙ্গে আছেন তো? আছেন তো? জিতবো আমরা, জিতবো আমরা। মমতা ব্যানার্জি হারবে 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 হারবে। नेताजी के नाम पर भावनाओं को भुनाने में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, तो वहीं ममता बनर्जी ब्रिगेड भी पीछे नहीं है। ममता सरकार 23 जनवरी 2014 से सुभाष उत्सव मना रही है। बहरहाल नेताजी पर बीजेपी और टीएमसी की सियासी टक्कर कल होने जा रही है। नाम नेताजी का है, लेकिन जोर शक्ति प्रदर्शन पर ही होने वाला है। चित्रा त्रिपाठी और पोलोमी साहा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। नेताजी की जन्म जयंती पर राजनीति एक तरफ, राजनीतिक टक्कर दूसरी तरफ, राजनेताओं के अपने अपने वादे तीसरी तरफ, लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस जन्म जयंती को लेकर क्या सोचता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का परिवार। इसी मुद्दे पर मैंने बातचीत की है नेताजी के पौत्र सीके बोस से। सुनिए उनकी ओर से क्या मिला है जवाब। अभी ये पराक्रम दिवस या देश नायक दिवस परिवार कैसे देख रहा है? देखिए, परिवार की पक्ष से हम लोग तो स्वागत किया है, ये पराक्रम दिवस पालन कर जा रहा है, मगर देश की जनता, साधारण नागरिक जो है काफी सालों से ये देश प्रेम दिवस व पेट्रियट्स डे पालन कर रहे हैं। सरकार की पक्ष से इसका समर्थन नहीं मिला है अब तक, तो जनरली जो बात है, देश प्रेम दिवस बंगाल और ईस्टर्न इंडिया में लोग इससे सहमत है, मगर पराक्रम दिवस भी सही है, कारण एक ब्रेवरी का और वैलर का बात हो रहा है, मगर नेताजी को सम्मान देने के लिए कुछ अलग तरीका होना चाहिए। क्या अलग तरीका होना चाहिए? परिवार की क्या सोच है? देखिए, सुभाष चंद्र बोस वो लिबरेटर ऑफ इंडिया था। आजादी का जो लड़ाई 1857 से शुरुआत हुआ था, ये सिपाही विद्रोह जो हुआ था, मंगल पांडे का आंदोलन, उसके बाद काफी लोग, शहीद भगत सिंह, खुदीराम बोस, बिनोय बादल, दिनेश बलिदान दे चुका था। गांधी जी का अहिंसा आंदोलन भी साथ साथ जुड़े हुए थे, मगर जो फाइनल लड़ाई है, शेष लड़ाई आजादी का है, ये आजाद हिंद फौज की लड़ाई है, और इनका नेतृत्व दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनका जो चिंता था, चिंताधारा था, उनका जो आइडियोलॉजी था, वो आज आजाद भारत में बहुत रेलेवेंट है। वो क्या था? देखिए, आजाद हिंद फौज उन्होंने गठन किया था, 60,000 सैनिक था। तो ये 60,000 सैनिक कौन था? उसमें एक भी मुसलमान नहीं था, एक भी हिंदू नहीं था, एक भी सिख नहीं था। तो फिर 60,000 लोग कौन था? 7,000 लोग भारतीय था। तो नेताजी ने सब धर्म, सब जात को एक करके भारतीय बोल के प्रतिष्ठित किया था। ये आज ये जो मुद्दा है, ये बहुत जरूरी है आज भारत के लिए। तो नेताजी के परिवार और यहाँ की सियासत को लेकर आपने रिपोर्ट भी देखी, उनके परिवार के लोगों को भी आपने सुना, लेकिन आपको बताते चले अब से कुछ ही मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पश्चिम बंगाल की जनता के नाम एक ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा पराक्रम दिवस के मौके पर कोलकाता में उनकी मौजूदगी रहेगी और इस खास कार्यक्रम के जरिए नेताजी के शौर्य को, उनके बलिदान को, उनके त्याग को हम याद करेंगे। हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन कल दिन भर सबसे बड़ी कवरेज सीधे कोलकाता से आप देखेंगे लाइव मेरे साथ। अभी के लिए शंखनाद में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।